हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनी। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए अपडेट के साथ, एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आ रहे हैं, जो कि यूपी पीसीएस मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड दोस्तों ये वीडियो होगा। दोस्तों इसमें हम आंसर राइटिंग के बारे में सीखेंगे कि कैसे हम अपना आंसर राइटिंग करेंगे मेन एग्जामिनेशन के लिए, जो कि यूपी पीसीएस का मेन एग्जामिनेशन जिनको भी देना है उनके लिए दोस्तों मैं ये प्रोग्राम चला रहा हूँ। साथ साथ मैं दोनों लैंग्वेजेस में मैं उनके लिए आंसर लिख करके लेके आ रहा हूँ, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। दोस्तों हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में मैं आईपीसी करा रहा हूं दोस्तों, और इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश में मैंने सीपीसी करवाया है। और आज दोस्तों मैं सीआरपीसी का आपके पास वीडियो लेकर के आ रहा हूं, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है। दोस्तों इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है उन सभी क्वेश्चन को मैंने रखने का कोशिश किया है। मीन्स की जो पार्ट फर्स्ट से, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को मैंने अपने इस पीडीएफ में रखने का कोशिश किया। जो चीज़ नहीं हो पाएगा उसको मैं पार्ट सेकेंड में ज़रूर लेकर के आऊँगा, और साथ साथ मैं जो भी आंसर आ रहे हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी आंसर को मैं दोस्तों यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। दोस्तों देखिए, जैसे ये मेरा थंबनेल है, तो थंबनेल आपको देख करके ही पता चल गया होगा कि आज यहाँ पे हम सीआरपीसी की बात करेंगे। सीआरपीसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे डील करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपके लिए फॉर्मेट ले करके आता हूँ। अगर आप नए हैं तो आपके लिए फॉर्मेट जरूरी है, इसको समझना, इसको देखना। और अगर आप पुराने हैं तो आपने इस फॉर्मेट को कई बार हमसे हमारे इसी चैनल पे देख भी चुके होंगे। दोस्तों जब हम एग्जामिनेशन में बैठते हैं, जब हम अपना यूपी पीसीएस मेन एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो हमको ऐसे ही वाइट सीट मिलेगा, ऐसे ही वाइट सीट मिलेगा। इधर भी मार्जिन रहेगा, इस साइड भी मार्जिन इतना ही रहेगा जितना मार्जिन इधर है, और इस साइड भी इतना ही मार्जिन रहेगा जितना मार्जिन इधर है। और बीच का ही जो पोर्शन होगा, इसी बीच के पोर्शन में हमको अपने मेन एग्जामिनेशन के लिए आंसर लिखना होता है। ये रूल होता है, यही स्ट्रेटजी होती है। दूसरी बात ये दोस्तों कि आप कभी भी एग्जामिनेशन में आंसर लिखेंगे, आपको यूपी पीसीएस में अगर लिखने जाते हैं तो ऐसे ही वाइट सीट आपको मिलेगा। आपको किसी भी प्रकार का रूलदार सीट नहीं दिया जाएगा। रूलदार सीट का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का लाइन उसमें नहीं रहेगा, ऐसे ही प्लेन पेपर आपको दे दिया जाएगा, जो कि 40 पेज का होगा, 38 पेज का होगा। अब जितने भी पेज का वहाँ पर आंसर दिया जाता होगा उतने पेज का आपको आंसर सीट वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। और यही आपके साथ साथ एक कॉपी ही आपके पास रहेगा, किसी भी प्रकार का आपको दोस्तों इसके साथ बी कॉपी नहीं दिया जाएगा। तो ये रही बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कॉपी से रिलेटेड है। अगर आपको कॉपी के बारे में पता रहेगा तभी तो आप अपने एग्जामिनेशन में आंसर को अच्छा फ्रेम कर लेंगे। दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर सामने वाले पेज पे आपने ये पूरा पेज जो नीचे तक है पूरा पेज में आपने लिख दिया तो ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन एक कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप जानते रहिए, जब एग्जामिनेशन आपको देने जाना है तो ये सारा हथियार आपके पास होना चाहिए कि किस प्रकार से हम अपने आंसर को लिखेंगे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहाँ से गेन कराया जा सकता है। दोस्तों बिना देर किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है सीआरपीसी से रिलेटेड, तो सीआरपीसी का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन समन केसेस एंड वारंट केसेस। दोस्तों इस प्रकार से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो कि 5 नंबर में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। जब हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो डिफरेंशिएट बेस्ड ही क्वेश्चन आता है, और ये जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है यहाँ पे डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन ही अक्सर बनता है, इसीलिए मैंने यही क्वेश्चन यहाँ पे चूज़ किया है। और ये क्वेश्चन देखिए, पहला तो आपने क्वेश्चन देख लिया, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन समन केसेस एंड वारंट केसेस। इसी क्वेश्चन को सेकंड तरीके से, दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन समन एंड वारंट केसेस। अब इसमें दोनों में अंतर बताइए, समन केस क्या होता है, वारंट केस क्या होता है। तो दोस्तों कभी भी हम जब अपने एग्जामिनेशन में बैठते हैं, जब हमारे पास कभी भी क्वेश्चन आता है तो हमें 2 मिनट 4 मिनट हमें क्वेश्चन पे पहले देना आवश्यक होता है। अगर हम क्वेश्चन पे पूरा, अगर 20 नंबर का हमारे पास आंसर उसमें लिखने के लिए आ रहा है, अगर हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं तो हमें एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से 1.5 मिनट हम दे देंगे तो हमारा आंसर आसान हो जाएगा, हमें आंसर लिखने में और सहूलियत मिल जाएगी। जैसे हमें पता चल गया ना कि हाँ समन केस क्या होता है, वारंट केस क्या होता है, तो हाँ ये समन केस है, ये वारंट केस है। ये हमें सीआरपीसी में डिफाइन किया गया। कहाँ पे डिफाइन किया गया, तो ये जो हमारा डेफिनेशन क्लॉजेज हैं उसी में डेफिनेशन क्लॉजेज में ये डिफाइन किया गया। अब हम देख लेते हैं समन केसेस कहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो समन केसेस 2W में डिफाइन किया गया है। अगर हम देखना चाहते हैं कि वारंट केसेस को कहाँ डिफाइन किया गया है, तो वारंट केसेस को हम देख सकते हैं कि हाँ वारंट केस किस सेक्शन में डिफाइन किया गया, तो 2X के अंतर्गत वारंट केस को डिफाइन किया गया। तो इस प्रकार से अगर आप अपने दिमाग में 2 मिनट में खाका तैयार कर लेते हैं तो जब आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे तो दोस्तों एक आंसर आपका बेहतर आंसर होगा। देखिए मैंने किस प्रकार से इस आंसर को फ्रेम किया है, द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन समन केसेस एंड वारंट केसेस आर एस फॉलो। आपको इसी तरह से आंसर के सपोर्ट, अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए, मीन्स कि अपने आंसर को और अच्छा दिखने के लिए और अच्छा सजाने के लिए ये बातें आपको लिखनी अनिवार्य होती है। अगर इस प्रकार से आप लिखते हैं तो एग्जामिनर जो होता है वो आपसे थोड़ा सा अप्रिशिएट होगा, और आपको जो नंबर वो काटना चाहेगा आपका, वो नंबर काटने में थोड़ा सा कतराएगा, थोड़ा सा कम आपका नंबर काटेगा। नंबर तो काटेगा, लेकिन जब आपका नंबर इस तरह से देखेगा कि आपने अपने आंसर को कम टाइम में भी, लेकिन अपने आंसर को आपने सजाया है, तो
तो आपको वो नंबर यहाँ पर देगा। अब दोस्तों यहाँ तक तो जो औपचारिकताएं थी वो मैंने बता दिया। अब आपके पास जो इंपॉर्टेंट आ जा रहा है वो समन केस के बारे में हो जा रहा है और वारंट केस के बारे में। दोस्तों अगर हम समन केस की बात करते हैं तो समन केस हमको सीआरपीसी के सेक्शन 2 में डिफाइन किया जाता है और इसमें छोटे छोटे क्लॉज दिए हैं 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G मीन्स की इसी तरह दिया हुआ है। तो जो हमारा समन केस की अगर हम बात करते हैं तो ये 2W के अंतर्गत फॉल करता है। अगर हम वारंट केस की दोस्तों यहीं पे बात करते हैं तो 2X में फॉल करता है। तो इस तरह से आप लिखेंगे आंसर को। अपने देखिए आप आंसर को लिखना सीखें। मुझे पता है कि आपने भी बेयर एक्ट पढ़ा है, हमने भी बेयर एक्ट पढ़ा है। बेयर एक्ट के अलावा कोई किताब आप ना पढ़िए, बेयर एक्ट पढ़िए। बेयर एक्ट के जो क्रक्स हैं, जो उनके मेन हेडिंग है, जो उनका मोटिव है, जो बेयर एक्ट जो कह रहा है, बस उसी वर्ड को आप उसमें से निकालिए जिसको कीवर्ड कहा जाता है और बस उसी कीवर्ड को आपको अपने एग्जामिनेशन में लिखना है। दोस्तों कहीं भी आप भटकिए नहीं, कहीं भी इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, देखिए आपका मेन का एग्जामिनेशन जो होगा बहुत अच्छा होगा। अब देखिए कैसे लिखा हुआ है आंसर। समन केस मीन्स अ केस। समन केस का मतलब वो केस होता है केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस। ये सारी बातें आपको पता होता है। समन केस वो केस होता है जो कि एक ऑफेंस से रिलेटेड होता है। दे आर ऑफ लेस सीरियस नेचर। जो समन मामला होता है वो लेस सीरियस नेचर का होता है एंड पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म लेस देन 2 ईयर। 2 ईयर के पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट की बात कर रहा है। किस लेस देन 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट, ये डिफाइन कहाँ किया गया है? 2W में डिफाइन किया गया। एक पॉइंट आपका ये समन केसेस में हो गया। एज यूजुअल आपको वारंट केस में भी इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। और अभी मैं इसमें बताऊंगा कि कितने पॉइंट आप लिखेंगे तो आपका 5 नंबर का आंसर कंप्लीट माना जाएगा जो आप सीट पे आंसर लिखेंगे तो। ठीक, वारंट केस की बात करते हैं। वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ। वारंट केस वो मामला होता है जो कि पनिशेबल होता है डेथ से, इसीलिए अरेस्ट वारंट निकाला जाता है। यहाँ पे अरेस्ट की बात करती है। जब वारंट निकाला जाता है तो यहाँ पे अरेस्ट की बात की जाती है। मीन्स कि वारंट कैसा निकला है? अरेस्ट वारंट उसका निकला है। और समन की अगर हम बात करते हैं, समन में सिंपली उनको बुलावा दिया जाता है कि भाई साहब आइए अपनी बातों को यहाँ पर रखिए। लेकिन जब हम वारंट की बात करते हैं, पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टाइम एक्सीडिंग 2 ईयर। अगर 2 साल से ज़्यादा का कारावास है, अगर इस प्रकार का मामला है तो उसमें वारंट केस जारी किया जाता है। और हमारे सीआरपीसी के अकॉर्डिंग वारंट केस हमको डिफाइन कहाँ किया गया? 2X में। देखिए खूबसूरती से आपने अपने आंसर को एक पॉइंट में डाल दिया। यहाँ पे आपका यहाँ से नंबर एग्जामिनर के द्वारा एक नंबर यहाँ से काटने का कोई चांस ही नहीं बनता है। आप खुद ही देखिए जो बातें वो पूछना चाहता है, वो डिफरेंस पूछना चाहता था समन केस में और वारंट केस में। आपने डिफरेंस बता दिया कि हाँ ये लेस सीरियस ऑफेंस होता है, ये हायर सीरियस ऑफेंस होता है। ठीक, इसमें लेस देन 2 ईयर होता है, इसमें एक्सीडिंग 2 ईयर होता है। तो एग्जामिनर काटेगा कैसे आपका नंबर? अगर इस पर एक पॉइंट पर एक नंबर उसको देना है तो एक ही नंबर यहाँ पे आपको असाइन करेगा। यहाँ पे आपको आधा नंबर नहीं देगा, क्योंकि आपने जो बातें यहाँ पे दोनों में बातें जो लिखना था आपने फुल बातें लिखा था। यहाँ पे साफ सेक्शन में बता दिया कि ये इसके सपोर्ट में बता दिया कि 2 समन केसेस जो है वो आप देख लीजिए सर, सेक्शन 2W में डिफाइन किया गया है, एज यूजुअल बता दिया। फिर वारंट केस की अगर बात करते हैं तो सेक्शन 2X में वारंट केस को भी यहाँ पे इन्होंने डिफाइन कर दिया, आपने बता दिया। अब बात हम जो करते हैं सेकंड पॉइंट की, देखिए कितने पॉइंट आपको लिखने होते हैं जिससे कि आपका नंबर कटेगा नहीं। सेकंड पॉइंट में बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 204, जब हम सीआरपीसी के सेक्शन 204 में जाएंगे, द कोर्ट इशू अ समन, कोर्ट के द्वारा समन इशू किया जाता है टू द एक्यूज्ड फॉर हिज अटेंडेंस। यहाँ पे भी आपका नंबर नहीं कटेगा, इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि आपने साफ सेक्शन को कोट किया है कि सेक्शन में हाँ ये स्पेसिफिक सेक्शन है 204 नंबर के सेक्शन में हमको बता दिया गया कि एक समन किसके द्वारा स्पेसिफाइड किया जाएगा, किसके द्वारा जारी किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा तो समन जारी नहीं किया जा सकता, ये किया जाएगा तो किसके द्वारा किया जाएगा? ये कोर्ट के द्वारा समन इशू किया जाएगा। आपने सेकंड पॉइंट को भी अच्छे से लिख दिया। वारंट की बात करते हैं, इन वारंट केसेस द कोर्ट में इधर इशू अ वारंट और समन एज इट डीम्ड फिट, जैसा वो ठीक समझे वैसा कोर्ट यहाँ पे कर सकता है। तो यहाँ पे भी जो आपने सेकंड पॉइंट लिखा है, यहाँ पे भी अगर एक पॉइंट पे एक नंबर मिलता है तो यहाँ पे भी आपको एक नंबर मिलेगा, यहाँ पे भी एक नंबर, मीन्स कि दोनों को मिला करके एक नंबर आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक, अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। फिर तीसरे पॉइंट में अगर साथियों हम जाते हैं तो तीसरे पॉइंट में देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको। यही तरीका होता है अपने आंसर को लिखने का, और यही छोटे छोटे पॉइंट लिख करके आप मेन में अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और कोई रामबाड़ा नहीं होता है मेन एग्जामिनेशन को आंसर के अपने फ्रेम करने का। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा समझ जाइए कि आपका मेन का एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके थर्ड पॉइंट का, द ट्रायल इन समन केसेस आर मोर सिंपलर। जो ट्रायल होता है समन केसेस का वो बहुत सिंपल तरीके से होता है, क्योंकि ये वारंट मामला तो होता नहीं, ये समन मामला होता है।
इसमें बुलाया जाता है कि भाई आप बताइए कि आपके द्वारा उनके द्वारा आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि आपने ये किया, आपने ये किया, आप आइए और अपने बात को रखिए। आप समन आपको भेजा गया, आपको विथ ड्यू रिस्पेक्ट यहाँ पे बुलाया जा रहा है। तो ये सिंपलर एंड लेस कॉम्प्लेक्स, और इसमें किसी भी प्रकार की जटिलता नहीं होती, ये लेस कॉम्प्लेक्स रहता है, मीन्स कि कॉम्प्लेक्स रहता है, किसी भी प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं होती है। एंड प्रोवाइडेड अ सिंगल प्रोसीजर अंडर सेक्शन 251 से लेकर के 259 तक। इसका जो प्रोसीजर भी आपने यहाँ पे सेक्शन में कोट कर दिया कि हाँ ये जो बात बताया जा रहा है, जो समन की बात की जा रही है, तो ये सेक्शन नंबर 251 से लेकर के 259 के बीच में इसको डिफाइन किया गया। तो यहाँ पे भी अगर इन दोनों पॉइंट को देख कर अगर एग्जामिनर को 1 नंबर देना होगा तो आपको यहाँ पे 1 नंबर एग्जामिनर के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, आपका दोस्तों 1 नंबर काटा नहीं जाएगा। देखिए अब इधर सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, द ट्रायल ऑफ वारंट केसेस आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड टू कॉम्प्रिहेंसिव। ये मोर कॉम्प्लेक्स होता है और टू कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसीजर होता है, आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 238 टू 250। और ये कहाँ पे प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है, ये किस सेक्शन में प्रोवाइड किया गया, 238 से लेकर के 250 के बीच में वारंट केस के जो भी प्रोसीजर है उसको प्रोवाइड किया गया। तो दोस्तों आपको देख करके ही लग रहा होगा कि अगर आप एग्जामिनर होंगे तो क्या आप इस तरह से मैंने आंसर लिख करके एज ए टीचर, आप मान लीजिए कि आप टीचर हैं और मैं स्टूडेंट हूँ, मैं आंसर आपके पास इस तरह से लिख करके लेके गया हूँ, तो क्या आप किसी भी ग्राउंड पे हमारा नंबर काट सकते हैं? हाँ काट सकते हैं। किस ग्राउंड पे नंबर आप काट सकते हैं? हमारे राइटिंग को देख करके आप नंबर को काट सकते हैं, हमने कौन कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया है उस वर्ड को आप देख करके नंबर काट सकते हैं। लेकिन जो आंसर में कमी है, जो सेक्शन कोट करना था उस सेक्शन को भी मैंने कोट किया, जो बातें हमको लिखनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बातें मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो हमारा नंबर यहाँ से नहीं कटता है। यही तरीका होता है साथियों नंबर गेन करने का एग्जामिनर के द्वारा। ठीक, बात करते हैं फोर्थ पॉइंट का, समन केसेस कैन बी विड्रॉल बाय द कंप्लेनेंट। जो समन का केस होता है वो विड्रॉल किया जा सकता है, किसके द्वारा, जो कंप्लेनेंट होता है, जो कंप्लेन करता है उसके द्वारा विड्रॉल भी किया जा सकता है, मीन्स कि निकाला भी जा सकता है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 257। अकॉर्डिंग टू 257 के द्वारा इसको भी निकाला जा सकता है, मीन्स कि इसको वापस भी लिया जा सकता है। अब यहीं इसके सेकेंड हैंड में बात करते हैं, ए कंप्लेंट कैन नॉट बी विड्रॉन। जो बातें यहाँ पे आप सपोर्ट में लिख रहे हैं वही इसके अपोजिट लिख रहे हैं, इसीलिए दोनों को साथ साथ देता है कि समन केस में और वारंट केस में अंतर क्या होता है। समन केस, वारंट केस, ऐसा नहीं आपको कभी दे देगा समन केस बताइए और दूसरे तरफ आप इंक्वायरी को बताइए, चाहे आप दूसरे तरफ बेलेबल ऑफेंस को बताइए, इस तरह से नहीं देता है। दोनों को उस एग्जामिनर भी समझता है कि बच्चा जो स्टूडेंट बैठ के एग्जामिनेशन दे रहा है उसका दिमाग इधर उधर थोड़ा सा भटका देगा तो वो गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए कभी भी आप क्वेश्चन में देखेंगे तो समन केस को और वारंट को इसको एक साथ देगा, बेलेबल ऑफेंस को और नॉन बेलेबल ऑफेंस को एक साथ देगा, इन्वेस्टिगेशन को और इंक्वायरी को एक साथ देगा, और लोकल ज्यूरिसडिक्शन को और मेट्रोपॉलिटन ज्यूरिसडिक्शन को, मेट्रोपॉलिटन एरिया को एक साथ देता है। तो ये तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का। क्वेश्चन जहाँ से मन वहाँ से नहीं पूछा जा सकता है, एक क्राइटेरिया बना है कि हम इसी के अकॉर्डिंग आप आंसर को देंगे, बच्चों को क्वेश्चन देंगे कि उसी के अकॉर्डिंग वो आंसर को अपने फ्रेम करते हैं। अब देखिए, एक कंप्लेंट केस कैन नॉट विदड्रॉ वारंट केस बट पुलिस प्रोसिक्यूटर ओनली विड्रॉल द कोर्ट कंसेंट। अगर ये पुलिस विड्रॉल कर सकती है, कब कर सकती है, जब कोर्ट कंसेंट दे देता है, कोर्ट अपनी बात को रख देता है, तब यहाँ से उसको विड्रॉल किया जा सकता है। जो पांचवा पॉइंट होता है, इन समन ट्रायल इट सेल नॉट बी नेसेसरली टू बी फ्रेम चार्ज। समन ट्रायल में चार्ज को फ्रेम नहीं किया जाता है। दोस्तों चार्ज को अगर हम बात करते हैं तो चार्ज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 17 से। चैप्टर नंबर 17 में हम लोगों को चार्ज देखने को मिलता है, और कहाँ से, किस सेक्शन से, 211 से लेकर के 224 तक हम लोग देखते हैं तो चार्ज के बारे में वहाँ पे बताया जा रहा है। तो यही बताया जा रहा है कि जो चैप्टर 17 है, जो समन ट्रायल होगा, इसके अंतर्गत चार्ज को फ्रेम नहीं किया जाएगा। यही सेकेंड हैंड पे हम बात करते हैं वारंट में, वारंट किट इट सेल बी नेसेसरी टू फ्रेम चार्ज। इसमें चार्ज को फ्रेम करना अनिवार्य होता है। तो आप लोगों ने देख लिया किस प्रकार से आपने आंसर को अपने कंप्लीट किया। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और चीज़ बताना चाहूँगा, जो ये मैं पॉइंट लिया हूँ यहाँ पे, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, इसी तरह मैंने यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिया है, फोर्थ पॉइंट लिया है, और फिर यहाँ पे मैंने फिफ्थ पॉइंट लिया। दोस्तों जब आपका 5 नंबर का पेपर में आता है, अगर इस प्रकार से डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो मात्र आप 4 ही पॉइंट लिखेंगे, ये 5वां पॉइंट आप नहीं लिखेंगे। ये इसलिए मैं लिख करके लाया हूँ कि मान लीजिए कि आप 4 पॉइंट याद करके गए हैं, 4 पॉइंट समझ करके गए हैं, अगर 4 पॉइंट याद करके जाएंगे, मान लीजिए कि 1 पॉइंट भूल गया तो आप 3 पॉइंट याद रखेंगे ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट लिख करके लाया कि कम से कम आप 5 पॉइंट पढ़े रहेंगे, 5 पॉइंट के बारे में सिर्फ सिंपली जानते भी रहेंगे। जब एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आप 4 पॉइंट लिख करके आएंगे। जब कभी भी 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप ये 4 पॉइंट लिख देंगे, आपका आंसर सफिशियंट हो जाएगा। इसमें कुछ भी आपको बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 5 नंबर का है तो 5 नंबर में से 5 नंबर या फिर 4 नंबर आपको यहाँ पे असाइन किया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा। यही राइट स्ट्रेटजी होता है फ्रेंड
अपने एग्जामिनेशन में आंसर को लिखने का, जो मैंने बताया है। अगर आपको लगता है कि और भी इसमें कोई सुधार होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट्स करके बता देंगे कि जो मैं बता रहा हूँ इसमें और कुछ इन्हांस कर सकता हूँ, कुछ और जोड़ सकता हूँ, तो उसको भी मैं जोड़ने का प्रयास करूँगा। बात करते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की। देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस टॉपिक से मीन्स की चैप्टर नंबर 1 की अगर बात करते हैं, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन किसके किसके बीच में कर रहा है, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए बात कर रहा है। फिर साथ साथ बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को डिस्टिंग्विश करने की बात कर रहा है। तो यहाँ से भी अगर इससे आएगा तो ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इससे आएगा तो ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों अब क्वेश्चन पूछने का जो एग्जामिनर का ट्रेंड हो गया है, वो एक क्वेश्चन दे रहा है, उसी में A B C D करके दे रहा है, और 5 नंबर इसके लिए, 5 नंबर इसके लिए, 5 नंबर इसके लिए, 5 नंबर इसके लिए, उसमें वो इतना ज़्यादा क्वेश्चन बना दे रहा है 5-5 नंबर का कि आपके लिए थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत लगता है कि दिक्कत है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं वो सही भी है। इसलिए सही है कि मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे रहा है 20 मार्क्स का, आप 20 मार्क्स का लिख रहे हैं, उसमें आपको वहाँ पे वो 9 नंबर दे रहा है, 8 नंबर दे रहा है, बहुत अगर आपने अच्छा लिखा है तो 12 नंबर दे रहा है। लेकिन इसमें क्या है, अगर 5-5 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है तो इसमें आपको 4 नंबर, किसी में आपने बहुत अच्छा लिख दिया 4 नंबर किसी में दे दिया, किसी में आपने बहुत अच्छा लिख दिया 3 नंबर दे दिया, किसी में आपने बहुत अच्छा लिख दिया 5 में 5 दे दिया। अब एक और क्वेश्चन बचता है, अगर आपने को उसमें वो 3 नंबर भी दे देता है, तो मान के चलिए कि आपका ये जो 20 नंबर का एक क्वेश्चन था, अगर आप इसमें 12 नंबर पाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 5-5 नंबर में अच्छा नंबर और पा जाते हैं, तो ये आपके लिए रेलिवेंट होगा। इसी प्रकार से आपको आंसर लिखना सीखना है दोस्तों। अब देखिए दोनों में हम डिफरेंसेस की बात करते हैं, यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। सबसे तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होता है, ये कहाँ पे डिफाइन किया गया है, ये क्या होता है, ये कैसे होता है। तो सबसे पहले जब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात आती है तो दोस्तों हम दिमाग में अपने बैठाएंगे, 2 मिनट सोचेंगे कि हाँ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहाँ डिफाइन किया गया, ये किस टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या है। तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि हाँ ये जो टर्मिनोलॉजी है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ये सीआरपीसी की बात कर रहा है। सीआरपीसी में कहाँ स्पेसिफिक होकर बात कर रहा है, सेक्शन नंबर 2 में ये बात कर रहा है। सेक्शन नंबर 2 में कहाँ बात कर रहा है, तो ये 2C के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड कॉग्निजेबल केसेस के बारे में हमको डिफाइन किया गया है। और वहीं जब हम सेकंड उसके राइट हैंड बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की, तो दोस्तों ये बात हमको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की कहाँ कर रहा है, 2L में कर रहा है, मीन्स कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल केसेस के बारे में यहीं पे हमसे बात कर रहा है। तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल गया ना कि हाँ ये कहाँ फॉल कर रहा है, किस सेक्शन में फॉल कर रहा है। तो आपका पहला जो लाइन होगा, पहला लाइन आप लिख देंगे तो पॉजिटिवली दूसरा लाइन आपको एग्जामिनेशन में एज यूजुअल याद आने लगेगा कि हाँ इसमें क्या होता है, कॉग्निजेबल केस में क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल केस में क्या होता है, किस में अरेस्ट किया जा सकता है पुलिस के द्वारा, किस में नहीं अरेस्ट किया जा सकता है, कौन सा मामला 154 के साथ डील करके लिखना होता है, कौन सा मामला 155 के साथ डील करके लिखना होता है। तो इस सारी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने कैसे आंसर को फ्रेम किया। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पार्ट फर्स्ट को हमने देखते हैं, द पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड कॉग्निजेबल ऑफेंसेस विदाउट वारंट। इसमें क्या कर सकता है, पुलिस ऑफिसर जो होता है किसी भी व्यक्ति को विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकता है। अगर दोस्तों विदाउट वारंट अगर गिरफ्तार करने की अगर हम बात कहें तो जब हम सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ते हैं और कहाँ से लेकर के सेक्शन नंबर 41 से लेकर के 60A तक हम पढ़ते हैं, तो हमें वहाँ पे देखा जाता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में किसी भी व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये मैं एक रेंज बता दे रहा हूँ कि इस रेंज में आपको अरेस्ट देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको अरेस्ट विदाउट वारंट वहाँ पे अरेस्ट किया जा सकता है। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या कर रहा है। बात इसी के अपोजिट करते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की। यहाँ पे तो विदाउट वारंट की बात कर रहा है। अब देखिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या कर रहा है, द पुलिस ऑफिसर हैज नो पावर टू अरेस्ट अ पर्सन फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस विदाउट अ वारंट। सेक्शन 2AL में ये बातें लिखी है, मीन्स कि बिना वारंट के यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किसी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में साफ साफ ये बातें दोस्तों लिख दिया गया है, और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में साफ साफ ये बातें लिख दिया गया है जो 2C में बता रहा है कि इसमें पुलिस क्या कर सकती है, विदाउट वारंट भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो आपका एक जो ये नंबर हो गया, यहाँ पे आपने एक नंबर यहाँ पे गेन कर लिया, एक नंबर अभी तक आपने सिक्योर कर लिया। इतनी बात लिख देंगे आपका नंबर नहीं कटेगा। इसके सेकंड पॉइंट की हम दोस्तों बात करते हैं, द पुलिस ऑफिसर कैन इन्वेस्टिगेट ए कॉग्निजेबल केसेस विदाउट द परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट। और ये बात कहाँ लिखी गई है, जब हम सीआरपीसी पढ़ते हैं, सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 156 का क्लॉज 1 पढ़ते हैं, तो यहाँ
यहाँ पे ये पावर उनको प्रोवाइड करके रखा गया है। किस मामले में? जब हम कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले को डील करते हैं तो वहाँ पे सेक्शन 156 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत ये बातें हमको एज यूजुअल लिखी मिलती है कि उनको किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती, मजिस्ट्रेट की, पुलिस अपना खुद लग जाते हैं जांच करने के लिए, ठीक, इन्वेस्टिगेट वो कर सकते हैं। लेकिन जब नॉन कॉग्निजेबल की दोस्तों बात करते हैं, द पुलिस ऑफिसर रिक्वायर्ड परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट टू इन्वेस्टिगेट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ये कहाँ पे डिफाइन करके रखा है? सेक्शन नंबर 155 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत ये बातें बता करके रखी है। तो दोस्तों जो आपने सीआरपीसी में पढ़ा है, जो आपने सीपीसी में पढ़ा है, जो आपने आईपीसी में पढ़ा है, जो जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ क्वेश्चन में जो कहे वो हमको कर देना है। अगर वो हमसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में पूछ रहा है तो हमें पता है ना कि हाँ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में पहले हमको कहाँ डिफाइन किया गया है? नॉन कॉग्निजेबल 2AL में दे दिया है, आपने 2AL की बात यहाँ पे लिख दिया है। नॉन कॉग्निजेबल केसेस में हमको क्या करना पड़ता है? प्रायर मजिस्ट्रेट से कंसर्न करना पड़ता है। ये बात हमको कहाँ पर पता चल रहा है? तो 155 सब क्लॉज 2, बस वही चीज़ यहाँ पे लिखना है भाइयों, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। देखिए कितनी खूबसूरती से आपने यहाँ पे भी एक नंबर आपने अपना गेन कर लिया। फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में यहाँ पे क्या बात कर रहा है? इन्फॉर्मेशन गिवन इन कॉग्निजेबल केसेस इज रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 154। कभी भी हम लोग FIR दर्ज कराने जाते हैं, इसी सेक्शन में FIR दर्ज कराने के लिए जाते हैं ना, FIR को तो कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है सीआरपीसी में, जो कि जिसको कि हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। तो सेक्शन 154 में एंड इट कॉमनली कॉल्ड FIR, इसको कॉमनली हम लोग FIR कहते हैं। कब ये जाते हैं दोस्तों? 2C के अकॉर्डिंग कॉग्निजेबल केस होता है तब हम लोग FIR लॉन्च कराने के लिए जाते हैं। ये कहाँ FIR लॉन्च होता है? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि सीआरपीसी के 154 के अंतर्गत जब हम पुलिस थाने में जाते हैं, जब वहाँ पे भार साधक अधिकारी जो बैठा होता है, जो रिड्यूस करता है FIR को, क्या करता है वो? रिड्यूस करता है इन राइटिंग में। तब वहाँ पे हम लोग जा करके अपने FIR को लॉन्च करवाते हैं और माना जाता है कि मैंने प्रथम सूचना वहाँ पे क्या कर दिया है? प्रोवाइड कर दिया। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप अपने आंसर को यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे भी आपका एक नंबर यहाँ पे सिक्योर आपने कर लिया। फिर बात करते हैं इसी के राइट हैंड में। Information given in non-cognizable cases is recorded under section 154 and it is commonly called NCR, और इसको commonly NCR के नाम से जाना जाता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सेक्शन 155 में बताया जाता है। तो आपने देख लिया कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होता है, ठीक। अब यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है, अब इसको देखिए। फोर्थ पॉइंट में क्या करा है? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर यूजुअली मोर सीरियस इन नेचर। जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होता है साथियों, आप सभी को पता होता है कि ये मोर सीरियस ऑफेंस होता है, मोर सीरियस नेचर का ये ऑफेंसेस होता है। लेकिन जब हम नॉन कॉग की बात करते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात करते हैं, तो ये यूजुअली लेस सीरियस टाइप का ये ऑफेंसेस इसको माना जाता है। ये नहीं, इसमें ये नहीं कहा जाता है कि ये बहुत सीरियस नेचर का होता है। कभी भी आप FIR दर्ज कराने जाते हैं, लेकिन अगर उसको पुलिस वाले को आप बताते हैं, अगर तथ्य को देख करके, परिस्थिति को देख करके पुलिस वाले को लगता है कि नहीं ये कॉग्निजेबल ऑफेंस तो नहीं है, तो वो क्या करता है? वो NCR कर लेता है। NCR का मतलब होता है वो नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर में वो आपके कंप्लेंट को बस रिपोर्ट करके रख लेता है, उस पर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लेता है। तब तक एक्शन नहीं लेता है जब तक उसने मजिस्ट्रेट से प्रायर परमिशन न ले तब तक उस पर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लेता है। किसके अंतर्गत? जब हम नॉन कॉग की बात करते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात करते हैं। लेकिन जब हम कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे पुलिस को किसी भी प्रकार का किसी भी प्रायर परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 156 सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग वो क्या करता है? वो अपना इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देता है और एविडेंसेस को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। कौन? पुलिस जो होता है वो अपना काम स्टार्ट कर देता है, जैसे ही 154 में हम FIR लॉन्च कराते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बातें, दोनों चीज़ों में अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको अपने आंसर में अगर कोई बात लिखना है तो कौन कौन सी बातों को लिखेंगे जिससे कि आपका आंसर और सपोर्टिव होता रहेगा और आपके आंसर के लिए जो नंबर जो एग्जामिनर काटने वाला रहेगा वो आपका नंबर बिल्कुल यहाँ से रिड्यूस नहीं करेगा। अब बात करते हैं इसके सेकेंड पॉइंट पर। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, अभी तो आप लोगों ने कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में पढ़ा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में पढ़ा। अब देखिए यहाँ पर हम जो बात करेंगे बी वाले में, इसके डिफरेंस बिटवीन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में बात करेंगे कि ये बेलेबल ऑफेंसेस क्या होता है साथियों और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होता है। अब इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, बेलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से आप अपने आंसर को लिखेंगे और इस तरह से सजा करके लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस आर एस फॉलो। इस प्रकार से आप चाहेंगे तो कॉलम बना लेंगे, जिस तरह से मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया है, ड्रॉ किया है, इस तरह से आप भी आंसर को अपने लिख सकते हैं। अब देखिए बेलेबल ऑफेंसेस की बात अगर साथियों हम करते हैं तो बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में हमको 2A में बताया गया है कि बेलेबल ऑफेंसेस क्या होता है
और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होता है। तो जो बेलेबल ऑफेंसेस की पहली बात करता है, बेल कैन बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट एंड कोर्ट हैज़ नो डिस्क्रिशन बट टू ग्रांट बेल। यहाँ पे क्या करता है, जो बेल होता है एज अ राइट हम क्लेम कर सकते हैं कि माय लॉर्ड मेरा बेल पाने का अधिकार है, मेरा आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, प्लीज़ मुझे बेल दीजिए, मुझे अपने लाइफ को अच्छे से जीने का मौका दीजिए। मुझे अगर लगता है कि आपको बेल मिल जाएगा, तो आपको अगर जज साहब को भी लगता है कि नहीं इस व्यक्ति को बेल दे देना चाहिए, तो वहाँ पे वो अपने डिस्क्रिशन का पावर इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे, यहाँ पे बेल को ग्रांट कर देंगे। फिर बात हम करते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस की। ये तो बेलेबल में तो आपको बेल डेफिनेटली मिलेगा, मीन्स कि बेल मिलता ही है। अगर नॉन बेलेबल की बात करते हैं सेकेंड हैंड में, द कोर्ट हैज़ फुल डिस्क्रिशन टू ग्रांट बेल। यहाँ पे कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होता है कि क्या वो बेल आपको असाइन कर रहा है कोर्ट कि नहीं असाइन कर रहा है। जो जस्टिस बैठे हैं, जो माय लॉर्ड वहाँ पे बैठे हैं, क्या वो आपको बेल देना चाहते हैं। आपका मैटर क्या हीनियस टाइप का तो मैटर नहीं है, अगर हीनियस टाइप का मैटर है तो वहाँ पे बेल वो नहीं प्रोवाइड करना चाहेंगे। अगर हीनियस टाइप का नहीं मैटर है तो वो आपको यहाँ पे क्या करेंगे, वो बेल प्रोवाइड कर देंगे। हाउएवर सच डिस्क्रिशन मस्ट बी एक्सरसाइज ऑन द साउंड ऑफ जुडिशियल प्रिंसिपल्स। वो सभी जुडिशियल प्रिंसिपल्स को वहाँ पे एक साथ रखेंगे और वो देखेंगे, वो अपने जुडिशियल माइंड का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद से नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में वो आपको, अगर उनके डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है, अगर वो आपको बेल देना चाहेंगे तो बेल देंगे, नहीं बेल देना चाहेंगे तो नहीं बेल देंगे। वो क्या करेंगे, अपने जुडिशियल माइंड का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें क्या है, एज अ राइट आप बेलेबल ऑफेंसेस में एज अ राइट आप बेल को क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप एक नंबर यहाँ से भी आप दोनों पॉइंट से लेकर के सिक्योर कर लिए। तो देखिए यही तरीका होता है और इसी तरीके से जो टॉपर होते हैं सर, ऐसे ही उनके द्वारा आंसर फ्रेम किया जाता है, ऐसे ही आंसर लिखा जाता है और उनको भर भर के नंबर मिलता है एग्जामिनेशन में। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, द पुलिस ऑफिसर इज आल्सो इम्पावर्ड टू ग्रांट बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस। सेक्शन 436 के अकॉर्डिंग ये बात बता दी गई है। इसके सपोर्ट में अगर आपको सेक्शन लर्न रहता है तो दोस्तों सेक्शन को जरूर कोट करिए, अगर नहीं सेक्शन लर्न रहता है कोई बात नहीं, आप अपनी बातों को सिर्फ रख दीजिए। देखिए अब यही बात करते हैं अदर हैंड में नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की। ओनली कोर्ट कैन ग्रांट बेल, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ग्रांट करेगा बेल टू बी एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 437 और सेक्शन 439 एज द केस में भी। जिस प्रकार का केस आपका रहेगा उसी अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको बेल प्रदान किया जाएगा। अगर कोर्ट का डिस्क्रिशन कहता है कि आपको बेल नहीं देना है तो कोर्ट आपको बेल नहीं देगी। आप वहाँ पे राइट क्लेम नहीं कर सकते, नहीं मेरा बेल पाने का अधिकार, मेरा आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, मुझे मेरा फंडामेंटल राइट पूरा आप क्वेश्चन कर दिए, वहाँ पे इस प्रकार का आप नॉन बेलेबल में क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिशन किसका आ जाता है, कोर्ट का यहाँ पे डिस्क्रिशन आ जाता है। ठीक, यही थर्ड पॉइंट की अगर हम साथियों बात करते हैं, जनरली बेलेबल ऑफेंस आर लेस सीरियस इन नेचर। ये बेलेबल ऑफेंसेस जो होता है ये लेस सीरियस टाइप का ऑफेंसेस होता है, लेकिन जब यहीं हम नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बात करते हैं तो ये मोर सीरियस इन नेचर हो जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप शॉर्ट टर्मिनोलॉजी लिख करके आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल इज नॉट एप्लीकेबल टू बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंसेस में किसी भी प्रकार का आप एंटिसिपेटरी बेल नहीं लेकर के बैठ सकते हैं, लेकिन यहीं जब आप यहाँ पे बात करते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में, एंटिसिपेटरी बेल कैन बी ग्रांटेड इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में। यहाँ पे आप एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करवा सकते हैं, लेकिन इस साइड में आप एंटिसिपेटरी बेल को ग्रांट नहीं करवा सकते हैं। तो दोस्तों यही होता है खूबसूरती। इसी तरह से आप अपने आंसर को लिखेंगे और मैक्सिमम आप 4 पॉइंट ही लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 पॉइंट लिखेंगे। 4 पॉइंट में आपका एक पेज में पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा और आपने एक पेज एक साइड में लिख दिया तो मान के चलिए आपका 5 नंबर का वो आंसर कंप्लीट हो गया। क्योंकि आपके पास दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे, मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पे कराया है, तो आप उसको देखे होंगे, आपने उसको एनालिसिस किया होगा, उसमें बड़े अच्छे से मैंने सारी बातों को मैंने बताया है। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की बात करते हैं दोस्तों। अब कौन सा मामला जो होता है वो कंपाउंडेबल होता है, कौन सा मामला जो होता है वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होता है। क्या दोस्तों आपको पता है कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को क्या सेक्शन 2 में कहीं परिभाषित किया गया है? जी बिल्कुल नहीं, न कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को परिभाषित किया गया है, न नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को कहीं परिभाषित नहीं किया गया। इसके लिए स्पेसिफिक सेक्शन है जो कि सेक्शन नंबर 320 है। उसी 320 सेक्शन में
में कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को बताया गया। तो दोस्तों आपको इतना पता चल गया। ये सजाने के लिए आप इस तरह से लिखिएगा, द डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आर एज फॉलो। ये राइट स्ट्रेटजी होता है दोस्तों, जो स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, जिन्होंने अपना एग्जामिनेशन क्रैक किया है, उनके द्वारा ये स्ट्रेटजी फॉलो किया जाता है और अच्छे से अच्छे नंबर को गेन किया जा सकता है। अब कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की अगर हम साथियों बात करते हैं तो देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, दे आर क्लासिफाइड अंडर सेक्शन 320 ऑफ द कोड, मीन्स की सीआरपीसी के अंतर्गत सेक्शन 320 के अंतर्गत कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को डिफाइन करने का काम किया जा रहा है। वहीं पे क्लासिफाइड किया गया कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस किसको कहा जाता है, कौन कौन से मैटर को कंपाउंड किया जा सकता है, किस किस मैटर को नहीं कंपाउंड किया जा सकता है, ये बात 320 में हमको लिखा है। फिर यहीं पे इसके सेकंड पार्ट में बात करते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की। तो यहाँ पे मिलता है दे आर नॉट क्लासिफाइड अंडर द कोड, इसको क्लासिफाइड नहीं किया गया, नॉन कंपाउंडेबल को क्लासिफाइड नहीं किया गया कोड में, मीन्स की सीआरपीसी में। ऑफेंसेस विच आर नॉट इन लिस्ट गिवन अंडर सेक्शन 320 आर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। जो 320 में लिस्ट दिया गया है वही नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की बात वहाँ पे की जाती है। फिर सेकंड पॉइंट की इसकी बात करते हैं, दे आर लेस सीरियस इन नेचर। जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं, जो आपसी मीन्स की जो एडीआर मैकेनिज्म से, मीन्स की आपसी सुलह समझौते से शामिल हो जाते हैं, मीन्स की सेटल हो जाते हैं, उसको कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कहते हैं, जो कि सीरियस नेचर का नहीं होता, ये लेस सीरियस नेचर का होता है। लेकिन जब हम साथियों बात करते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की, दे आर मोर सीरियस इन नेचर। जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होता है ये बहुत सीरियस नेचर का होता है, इसीलिए इसको नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में इसको फॉल कराया जाता है। फिर यहाँ पर देखिए थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, दे मोस्टली अफेक्टेड प्राइवेट पर्सन्स। जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होता है वो अफेक्ट करता है किसको, प्राइवेट पर्सन्स को ये अफेक्ट करने का काम करता है। लेकिन जब यही बात करते हैं इसके लेफ्ट हैंड में, जब हम लोग नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के, दे अफेक्ट विक्टिम एज वेल एज सोसाइटी एट लार्ज को ये इफेक्ट करते हैं, इसीलिए ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं। इसको किसी भी प्रकार से आपसी बातचीत से, सुलह समझौते से नहीं समाप्त किया जा सकता। किसको, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को, क्योंकि ये विक्टिम को भी परेशान करेगा, विक्टिम को भी ये क्या करेगा, टीआईपी देगा, थ्रेट इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस देने का काम करेगा। तो वो सही होता नहीं है जब किसी भी विक्टिम को या तो थ्रेट दिया जाए, या तो इंड्यूसमेंट किया जाए, या तो प्रॉमिस किया जाए, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। क्योंकि अगर विक्टिम ही डर जाएगा तो वो अपने केस को सॉल्व कैसे करवाएगा, कैसे कोर्ट तक वो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जल्दी आपको कंपाउंड करने की इजाज़त नहीं दी जाती, इसीलिए इसको नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कहा जाता है। इसके फोर्थ पॉइंट की अगर साथियों हम बात करें, दे कैन बी कम्प्रोमाइज बाय विक्टिम। ये क्या कहा जा सकता है, जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होता है इसको कंप्रोमाइज़ कराया जा सकता है। किसके बीच में, जो विक्टिम होता है, विक्टिम के बीच में इसमें जा करके हस्तक्षेप करके कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कराया जा सकता है। अच्छा चलिए, दोनों लोगों की सहमति बनती है, दोनों लोग आपसी सहमति से क्या करते हैं, इस मामले को समाप्त करने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बातचीत से। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कराया जा सकता है। एंड द ऑफेंडर विदाउट द कोर्ट परमिशन, सेक्शन 320 सब क्लॉज 1 और विथ कोर्ट परमिशन 320 सब क्लॉज 2। या अगर विदाउट कोर्ट परमिशन कराना है तो सेक्शन 320 का सब क्लॉज 1 में आप फॉल करेंगे। अगर कोर्ट के परमिशन से आपको यहाँ पे कंप्रोमाइज़ कराना है तो सेक्शन नंबर 300 क्लॉज 2 के अंतर्गत आप जा करके यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करवा सकते हैं। फिर यही फोर्थ पॉइंट का यहाँ पे देखते हैं, दे कैन नॉट बी कंप्रोमाइज्ड बाय द विक्टिम एंड ऑफेंडर इन एनी सर्कमस्टांसेस। इसमें किसी भी प्रकार का किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं कराया जा सकता है। ये लैंड से रिलेटेड मैटर हो सकता है और ये मर्डर से रिलेटेड मैटर हो सकता है। मर्डर से रिलेटेड किसी भी मामले को कंपाउंड नहीं करवाया जा सकता, मीन्स कि आपसी समझौते से सुलह नहीं करवाया जा सकता। लेकिन लैंड की अगर बात करते हैं, अगर लैंड का किसी भी प्रकार का लैंड का अगर विवाद है, किसी भी शादी विवाह का विवाद है, तो उसको क्या करवाया जा सकता है, उसको कंपाउंड करवाया जा सकता है। अब यहाँ पे फिफ्थ इसके पॉइंट को हम देखते हैं, अपॉन कंप्रोमाइज द ऑफेंडर इज एक्विटल विदाउट एनी ट्रायल। यहाँ पे एक्विटल किया जा सकता है बिना किसी ट्रायल के, जो कि सेक्शन नंबर 320 क्लॉज 8 के अंतर्गत ये बातें बताई हुई हैं। और यही बात करते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की, फुल ट्रायल इज हेल्ड विच इंड ईदर इन एक्विटल और कन्विक्शन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे या तो इधर वो एक्विटल उसको किया जाएगा या तो कन्विक्शन किया जाएगा ऑफ द ऑफेंडर ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। जिस प्रकार का एविडेंसेस वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा उसी एविडेंसेस के आधार पे या तो उनको एक्विटल किया जाएगा या फिर कन्विक्शन किया जाएगा। तो ये बातें दोनों आपको समझ में आ गई। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होता है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होता है, कोर्ट के द्वारा कब कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को वो क्या कहते हैं, मीन्स कि आपसी समझौते से खत्म कराया जा सकता है, और
आपसी समझौते से कब खत्म कराया जा सकता है, इन सभी बातों को मैंने दोस्तों यहाँ पे अच्छे से रखने का प्रयास किया है। और इसको भी आपको साथियों 4 पॉइंट में अगर आप लिख देते हैं, मैंने 5 पॉइंट में लिख करके लाया, अगर आप 4 पॉइंट में भी लिख देते हैं तो आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट माना जाएगा और आपको यहाँ पे फुल नंबर असाइन कराया जाएगा, जो भी एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विक्टिम। शॉर्ट नोट लिखना है, किस पे लिखना है, विक्टिम पे। विक्टिम कौन होता है, विक्टिम पे ही हमको एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये अगर विक्टिम की हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसको कब ऐड किया गया है, तो ये 2WA के अकॉर्डिंग इसको ऐड किया गया। मीन्स कि ये पहले से हमारे CRPC में इसको नहीं डाला गया था, इसको बाद में अमेंड करके डाला गया। इसको अमेंड कब किया गया है, तो 2009 में इसको अमेंड करके इसको डाला गया। सेक्शन 2WA ऑफ द कोड डिफाइंस विक्टिम, इसको डिफाइन करता है, किसको डिफाइन करता है साथियों, तो ये विक्टिम को डिफाइन करता है। इट वॉज इंसर्टेड बाय द CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2008। CRPC एक्ट को अमेंडमेंट किया गया था, कब, 2008 में अमेंडमेंट किया गया था और उसी 2008 के अमेंडमेंट से इसको डाला गया, जो कि एक्ट नंबर 5 ऑफ 2009 इसको कहा जाता है। उसी समय इसको अमेंड किया गया और उसी को इसको यहाँ पे डाला गया। इट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ सफर्ड एनी लॉस और इंजरी। अगर कोई पर्सन किसी भी प्रकार के, किसी भी तरह का सफ़र किया है, किसका सफ़र किया है, किसी भी प्रकार के लॉस का या किसी भी प्रकार के इंजरी का, कॉज बाय रीजन और एक्ट और ओमिशन, या का किसी भी प्रकार के, किसी भी, यहाँ पे विक्टिम को क्या दिया गया है, यहाँ पे विक्टिम को इंजरी दिया गया है। किस प्रकार का इंजरी प्रोवाइड कराया गया है दोस्तों, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का एक्ट का या तो इंजरी कराया गया है या तो किसी भी प्रकार के ओमिशन से इंजरी कराया गया है, विच द एक्यूज्ड पर्सन हैज़ बीन चार्ज, जिससे कि एक्यूज्ड पर्सन को क्या किया गया है, चार्ज किया गया है। caused by reason of an act of the omission which the accused person has been charged. The expression victim, जो expression victim है, जो word victim है, also include his or her legal, her guardian और legal हायर्स की बात करता है। मीन्स कि जो विक्टिम होता है, विक्टिम के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है साथियों, तो विक्टिम के अंतर्गत उसके गार्जियन को और उसके लीगल हायर्स को भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो जब आप सेक्शन 2 क्लॉज WA आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एज यूजुअल यही बातें आपको बेयर एक्ट में भी देखने को मिलेगी। दोस्तों ये सारी बातें मैं वहीं से लेकर के आता हूँ कहीं ना कहीं, और साथ साथ जब आप लगातार कंटिन्यूसली अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे तो आपको बातें समझ में आती रहेंगी कि हाँ कौन कौन सा पॉइंट कहाँ से ले, कौन सा पॉइंट कहाँ से कोरिलेट करे, जिससे कि हमारा एक अच्छा आंसर कंप्लीट हो सके। दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही आंसर लिख करके लाया हूँ। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं CRPC से रिलेटेड। और भी आपका कोई क्वेरी होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताते रहें कि नहीं हमें सेशन अच्छा लग रहा है। इसी प्रकार से मैं आपके लिए डेली बेसिस पे मैं आपके लिए आंसर फ्रेम करके लाता रहूँगा। दोस्तों मैं दोनों लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल हूँ, मैं हिंदी में भी कंफर्टेबल हूँ, इंग्लिश में भी कंफर्टेबल हूँ। दोनों लैंग्वेजेस में मैं आपके लिए आंसर लिख करके ले आऊँगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको और यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ कि अब मैं माइनर एक्ट से भी रिलेटेड जो भी आंसर फ्रेम हो सकते थे उन आंसर को भी मैं फ्रेम करके आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए लेकर के आऊँगा, जो कि आपके GK के पार्ट में डाला गया है। जो 9 माइनर एक्ट को डाला गया है उससे भी तो आपके आंसर बनने वाले हैं, तो उसको भी मैं बहुत ही जल्दी इसी YouTube चैनल पे कराने वाला हूं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर दोस्तों आप बिहार का फॉर्म फिल कर रहे हैं या उत्तराखंड का फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसका भी मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, आप उसको भी देखना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपकी तैयारी जो हो सके वो 100% हो सके। जब आपकी तैयारी 100% रहेगी तो आप किसी भी एग्जामिनेशन में जाएंगे तो आप एग्जामिनेशन में क्रैक करके एग्ज़ाम को आएंगे, और यही उद्देश्य भी है हम लोग का। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।